मैं रवीश कुमार हूं। यह पेंशन वॉइस टीवी है और यहां हम पेंशन आपकी जेब और आम आदमी की मासिक आमदनी पर असर डालने वाले फैसलों को बिना शोर, बिना दिखावे, बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी जानकारी समय पर और स्पष्ट तरीके से मिलती रहे तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि कोई अपडेट आप छूटे नहीं। आज तारीख दिसंबर 30, 2025 है। ईपीएस पंचांग बेपेंशन से जुड़ी जो बातें आप रोज सुनते हैं उनमें सबसे बड़ा फर्क दावा और नान साधिकारिक स्थिति का होता है। कुछ लोग कहते हैं पेंशन बढ़ोतरी फाइनल हो गई, कुछ कहते हैं सबको 7,500 भारतीय नेपाल ₹रुपया प्लस महंगाई भत्ता मिलने वाला है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हर पेंशनर की पेंशन अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन असल तस्वीर इससे अलग है। इसलिए आज हम एक एक परत खोलकर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है, ईपीएफओ किस दिशा में काम कर रहा है, मिनिमम पेंशन बढ़ाने की मांग पर सरकार की लिखित स्थिति क्या रही है, और सबसे जरूरी बात आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जिस फैसले का सबसे ज्यादा हवाला दिया जाता है वह 4 नवंबर 2022 का फैसला है। यह फैसला हायर पेंशन यानी हायर वेज पर पेंशन योगदान और उसके आधार पर पेंशन तय करने से जुड़ा है। इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि ईपीएस 95 के हर पेंशनर की पेंशन एक तय रकम तक बढ़ जाएगी। फैसले का मुख्य बिंदु यह रहा कि जिन मामलों में नियमों के मुताबिक उच्च वेतन पर पेंशन का विकल्प लेने का अधिकार बनता है, वहां केवल तकनीकी आधार पर लोगों को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी यह मामला सभी के लिए एक जैसी पेंशन का नहीं, बल्कि जो पात्र हैं उन्हें नियमों के मुताबिक लाभ मिलना चाहिए का है। अब यहीं से एक बड़ा भ्रम शुरू होता है। ईपीएस 95 के भीतर 2 अलग अलग बहसें चलती हैं। पहली बहस हायर पेंशन की पात्रता और उसकी गणना, दूसरी बहस न्यूनतम पेंशन को 1,000 भारतीय नेपाली रुपया से बढ़ाकर 7,500 भारतीय नेपाली रुपया करने और उस पर दा देने की मांग। ये दोनों चीजें अलग हैं। हायर पेंशन वाला हिस्सा अधिकतर व्यक्तिगत के हिस्सा, रिकॉर्ड और योगदान से जुड़ता है, जबकि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने वाला हिस्सा सरकार की नीति, बजट और फंडिंग से जुड़ता है। अगर आप इस फर्क को समझ गए तो आप आधा खेल समझ गए। अब न्यूनतम पेंशन की बात करते हैं क्योंकि यह लाखों पेंशनरों की सीधी चिंता है। संसद में दिसंबर 2025 के दौरान इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया कि क्या न्यूनतम ईपीएस 95 पेंशन को 1,000 भारतीय नेपाली रुपया से बढ़ाकर 7,500 भारतीय नेपाली रुपया किया जा रहा है, और क्या महंगाई भत्ता दिया आएगा। सरकार के लिखित जवाबों में यह बात सामने आई कि ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 भारतीय नेपाली रुपया दी जा रही है और उसके लिए बजटीय सहायता का भी उल्लेख किया गया, लेकिन 7,500 भारत ये नेपाली रुपया और दिया को लेकर कोई लागू कर दिया गया जैसा स्पष्ट निर्णय सामने नहीं आया। मतलब यह है कि दिसंबर 2025 तक 7,500 भारतीय नेपाली रुपया प्लस दी मांग है। सार्वभौमिक रूप से लागू नई न्यूनतम पेंशन नहीं। यह बात कड़वी लग सकती है, लेकिन वास्तविकता यही है, और इसी वास्तविकता के आधार पर आपको अपनी मासिक योजना बनानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही फैक्ट बेस्ड बातें बिना डराए और बिना भकाए लगातार मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब रहेंगे तो जब भी कोई नई लिखित सूचना, नया सर्कुलर या संसद में नया जवाब आएगा आप उसे मिस नहीं करेंगे। अब चलते हैं हायर पेंशन की तरफ। क्यों कि बहुत से लोगों को यही सबसे ज्यादा उम्मीद है और यही सबसे ज्यादा उलझन भी है।
हायर पेंशन का सीधा मतलब यह है कि आपकी पेंशन केवल सीमित वेतन सीमा पर नहीं बल्कि नियमों के अंतर्गत आपके उच्च वेतन वास्तविक वेतन के आधार पर तय हो सके, बशर्ते आप पात्र हों और आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण ई हों। ईपीएफओ ने इस फैसले के बाद हायर पेंशन के लिए आवेदन और जॉइंट ऑप्शन की प्रक्रिया चलाई और बड़ी संख्या में आवेदन आए। सरकार की ओर से लोकसभा को यह भी बताया गया कि अधिकांश आवेदन प्रोसेस किए जा चुके हैं और कई मामलों में पेंशन पेमेंट ऑर्डर भी जारी हुए हैं, जबकि अनेक लोगों को अतिरिक्त राशि जमा कराने के लिए कहा गया है। यह इसलिए होता है क्योंकि हायर पेंशन में अक्सर डिफरेंशियल योगदान निकलता है, यानी पहले जो योगदान अनसीमित आधार पर हुआ और अब जो उच्च वेतन के आधार पर माना जा रहा है, उसके बीच का अंतर। यहां आपको एक बहुत व्यावहारिक बात समझनी चाहिए। अगर आपको किसी चरण पर अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए कहा जाता है तो यह कोई छोटा फैसला नहीं है। आप बिना समझे, बिना लिखित विवरण देखे, सिर्फ कि सी के कहने पर पैसा जमा नहीं कर दे। आपको देखना है कि मांग किस अवधि कर ई है, किस वेतन आधार पर है और उसके बदले पेंशन में संभावित बदलाव क्या हो सकता है। कई मामलों में लोगों को यह फायदा हुआ है, कई मामलों में कागजी आपत्तियां आई हैं और कुछ मामलों में पात्रता ही नहीं बनी। इसलिए सबसे सही रास्ता यह है कि आप हर कदम को लिखित दस्तावेज और आधिकारिक स्टेटस के आधार पर लें। हायर पेंशन की पात्रता में अक्सर 3 चीजें निर्णायक होती हैं। पहली, आपकी पेंशन, योग्य सेवा अवधि और ईपीएस में आपकी सदस्यता का रिकॉर्ड। दूसरी, क्या आपके वेतन से उस समय ईपीएस में उच्च वेतन के आधार पर योगदान हुआ था या आपका विकल्प जॉइंट ऑप्शन रिकॉर्ड में किसी रूप में मौजूद है। तीसरी, आपका रिटायरमेंट टी टाइमलाइन और उस पर लागू संशोधित नियमों की स्थिति। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं मैं 2014 से पहले रिटायर हुआ, मेरा क्या होगा, और कुछ लोग कहते हैं मैं 2014 के बाद रिटायर हुआ, मेरा क्या होगा। सच यह है कि तारीख अकेली चीज नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण घटक जरूर है और इसलिए ईपीएफओ ने 2014 से पहले रिटायर हुए कुछ मामलों के री एग्जामिनेशन पर भी सरकार के जरिए फील्ड ऑफिसर्स को निर्देश दिए। यानी सिस्टम यह मानता है कि ऐसे केसों में विशेष जांच की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि पूरा ने रिकॉर्ड, विकल्प और योगदान की प्रकृति अलग हो सकती है। अब एक और अहम विकास समझिए जो 2025 में पेंशनरों के लिए तकनीकी तौर पर बड़ा बदलाव है। ईपीएफओ ने 1 जनवरी 2025 से सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी सीपीपीएस लागू करने की दिशा में आम बताया है, जिसका उद्देश्य पेंशन भुगतान को अधिक केंद्रीकृत और आसान बनाना है ताकि भुगतान प्रक्रिया में दिक्कतें कम हो और बैंक ब्रांच से जुड़े कई पुराने झंझट घटे। यह बदलाव सीधे आपकी पेंशन राशि बढ़ाता नहीं है, लेकिन भुगतान की सुगमता और पोर्टेबिलिटी जैसे मुद्दों पर असर डाल सकता है। मतलब कई लोगों के लिए यह एक सुविधाजनक सुधार है, पर इसे डाला पेंशन बढ़ोतरी समझ लेना गलत होगा। आपने तो राटा और एक्सप्लिट सर्विस जैसी बातें भी सुनी होंगी। कुछ रिपोर्ट्स में यह आया कि हायर पेंशन की गणना में सेवा अवधि को अलग अलग हिस्सों में देखकर अनुपात के आधार पर गणना का तरीका सामने आया है और इस पर अलग अलग जगह अदालतों में बहस भी चलती रही। इसे आसान भाषा में समझिए, जब नियम बदले तो कुछ मामलों में गणना का तरीका यह देखता है कि आपकी सेवा का कौन सा हिस्सा किस नियम समूह के तहत आता है और उसी अनुपात में लाभ तय किया जाए। यह तकनीकी मुद्दा है और यही अक्सर लोगों को लगेगा कि एक मुझे जितनी उम्मीद थी उतना क्यों नहीं मिला, या मेरे दोस्त को ज्यादा कैसे मिल गया। इसलिए इस विषय में तुलना से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने केस का स्टेटस आपके पीपीओ रिकॉर्ड और ईपीएफओ के पत्रों को आधार बनाएं।
अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है या आपका केस बिना वजह अटक गया है तो पहला कदम यह नहीं होना चाहिए कि आप घबराकर किसी एजेंट के पास दौड़ें। पहला कदम यह होना चाहिए कि आप अपना आवेदन नंबर, स्टेटस और ईपीएफओ नियोक्ता से जुड़े, दस्तावेज व्यवस्थित करें। दूसरा, जो भी आपत्ति या स्पष्टीकरण मांगा गया है उसे लिखित रूप में पूरा करें। तीसरा, जहां जरूरत पड़े वह असक्षम सलाह लें लेकिन इल पक्का करा देंगे या आप बस पैसे दे दो जैसी बातों से सावधान रहें। पेंशन का मामला आपकी जिंदगी भर की सुरक्षा से जुड़ा होता है, इसमें जल्दबाजी महंगी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कदम दर कदम सरल भाषा में बताता रहूं कि किस कागज की जरूरत पड़ती है, कौन सा शब्द किस चीज का संकेत देता है और कहां लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब रहेंगे तो हर अगला अपडेट आपके पास सीधे पहुंचेगा। अब एक जरूरी रियलिटी चेक, सोशल मीडिया पर अक्सर यह लाइन सुनाई देती है कि अति पेंशन अब सुरक्षित हो गई, सबको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। पेंशन की सुरक्षा दो तरीकों से बढ़ती है, एक कानून और अदालत के निर्देशों से और दूसरा प्रशासनिक अमल से। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों ने रास्ता तो खोला, लेकिन अमल में पात्रता जांच, रिकॉर्ड मिलान, अतिरिक्त योगदान और पीपीओ संशोधन जैसी प्रक्रियाएं आती हैं। यही वजह है कि एक ही तारीख को एक ही शहर में दो अलग पेंशनर दो अलग अनुभव बताते हैं। किसी का काम जल्दी हुआ, किसी का महीनों से स्टेटस पेंडिंग है, किसी को आपत्ति आई, किसी को डिमांड नोटिस आया, किसी को भुगतान में संशोधन दिखा। इसलिए इस मामले में सबसे खतरनाक चीज है एक लाइन में निष्कर्ष निकाल लेना। सही निष्कर्ष यह है कि हायर पेंशन की राह खुली है, प्रक्रिया चल रही है और परिणाम व्यक्ति व्यक्ति के केस पर निर्भर है। अब न्यूनतम पेंशन 7,500 भारतीय नेपाली रुपया और दिया की मांग पर एक और बात समझिए। सरकार की ओर से अक्सर यह कहा जाता है कि ईपीएस फंड के भीतर वित्तीय अंतर और फंडिंग की सीमा एक बड़ा मुद्दा है और वर्तमान में न्यूनतम 1,000 भारतीय नेपाली रुपया को बनाए रखने के लिए भी बजटीय सहायता का संदर्भ दिया जाता है। इसका सीधा असर यह है कि मांग कितनी भी जायज लगे, नीति निर्णय तब तक नहीं बनता जब तक सरकार आधिकारिक रूप से उसे स्वीकार करके लागू न करे। इसलिए आप आंदोलन, मांग और बहस को सम्मान दे सकते हैं, लेकिन अपने घर का बजट लागू हो चुका है मानकर मत बनाइए जब तक लिखित और लागू आदेश सामने ना जाए। आपके लिए आज की तारीख 30 दिसंबर 2025 को सबसे काम की बातें क्या है? पहली, अगर आप मिनिमम पेंशन बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं तो अभी वास्तविक न्यूनतम 1,000 भारतीय नेपाली रुपए आही मानकर चलें और अपडेट पर नजर रखें। दूसरी, अगर आपने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया है तो स्टेटस ट्रैक करें और किसी भी डिमांड नोटिस या क्लैरिफिकेशन लेटर को हल्के में न लें। तीसरी, अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो पहले यह जांचिए कि आप पात्र हैं या नहीं, क्यों कि हर किसी के लिए यह विकल्प एक जैसा नहीं होता। चौथी, किसी भी वायरल दावे पर भरोसा करने से पहले यह देखें कि वह दावा किस आधिकारिक दस्तावेज या लिखित बयान पर आधारित है। यह भी समझिए कि कई बार लोग एक दूसरे ऐसे सुनकर अपनी उम्मीदें तय कर लेते हैं। फलां को एक्स मिल गया, मुझे भी मिलेगा। यह तरीका गलत है। आपका नियोक्ता कौन था, रिकॉर्ड कैसा है, योगदान किस तरह हुआ, विकल्प किस समय लिया गया और आपके केस पर कौन से नियम लागू होते हैं, इन सब के आधार पर आपके केस का परिणाम तय होगा। तो उलझन से सिर्फ तनाव बढ़ता है, समाधान नहीं निकलता। अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जैसे ही संसद के अगले सत्र में इस पर कोई नया सवाल जवाब हो या ईपीएफओ का कोई नया सर्कुलर आए या कोर्ट में कोई नई दिशा दिखे तो आपको सब कुछ सरल भाषा में मिल जाए तो अभी सब्सक्राइब कर ली जी। पेंशन के मामले में सबसे कीमती चीज है समय पर सही जानकारी। अब अंत में एक छोटा सा निष्कर्ष, ईपीएस 95 के मुद्दे पर दो मोर्चे हैं। एक, हायर पेंशन, जहां सुप्रीम कोर्ट 4 क्रोएशियाई
कुने नवंबर 2022 के फैसले के बाद प्रक्रिया चली, आवेदन आए, प्रोसेसिंग हुई और कई मामलों में पीपीओ डिमांड जैसे कदम आगे बढ़े। दूसरा, न्यूनतम पेंशन 7,500 भारतीय नेपाली रुपया और दे जो दिसंबर 2025 तक भी नीति स्तर पर मांग के रूप में मौजूद है, लेकिन सार्वभौमिक रूप से लागू नई न्यूनतम पेंशन के रूप में घोषित नहीं दिखती। इसलिए सही रास्ता यह है कि आप दोनों मुद्दों को अलग अलग समझें और अपने फैसले दस्तावेज, पात्रता और आधिकारिक इट्ट के आधार पर लें। मैं फिर याद दिला दूं, अगर आप ऐसी ही साफ, निष्पक्ष और उपयोगी जानकारी नियमित रूप से चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। आपके घर की आर्थिक सुरक्षा किसी अफवाह पर नहीं टिकनी चाहिए, उसे सही जानकारी और सही प्रक्रिया पर टिकना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।